हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, मात्रक एवं मापन। तो मात्रक एवं मापन को के कुछ टॉपिक हम पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूँ हमने क्या पढ़ा है। हमने वहाँ पर कुछ भौतिक राशियों का मापन देखा कि कुछ भौतिक राशियों को कैसे मापा जाता है, और कुछ इन भौतिक राशियों में से हमने कुछ मूल राशियाँ ले ली, जैसे कि हमने 7 मूल राशियाँ ली और 2 पूरक राशियों को हमने माना। ठीक है, उसी प्रकार से 9 राशियाँ होती हैं तो 9 ही उनके मात्रक हो जाते हैं। इनको कुछ 4 पद्धतियों में बांटा गया, जैसे कि एक पद्धति थी FPS पद्धति, यानी कि फुट पाउंड सेकंड पद्धति। दूसरी पद्धति थी CGS पद्धति, पद्धति को प्रणाली भी हम बोल सकते हैं। तो CGS थी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। तीसरी थी MKS, यानी कि M के लिए हो गया आपका मीटर और किलोग्राम, और वहाँ पे उसका सेकंड हो गया। तो इसी प्रकार से एक CGPM जो अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति है, उसने एक नई पद्धति विकसित की जो थी SI पद्धति। तो SI पद्धति में उन्होंने इन जो 9 राशियाँ मैंने बताई, उन राशियों को वो उन्होंने शामिल किया। ठीक है, तो हमने उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद हमने व्युत्पन्न मात्रक पढ़े। तो व्युत्पन्न मात्रक में अलग अलग बहुत सारी भौतिक राशियों को कैसे हम मूल राशियों की सहायता से कैसे प्राप्त करेंगे, वो हमने वहाँ पे पढ़ा। इसके अलावा कुछ व्यवहारिक मात्रक हमने पढ़े। तो व्यवहारिक मात्रक क्या थे। व्यवहारिक मात्रक जैसे कि बहुत बड़ी दूरियाँ जिनको हम मापना बड़ा कठिन होता है, तो उनको हमने पढ़ा कि पारसेक जो होती है एक दूरी, तो उससे किस प्रकार की दूरी मापी जाती है। इसके अलावा हमने लाइट ईयर वहाँ पढ़ा, यानी कि प्रकाश वर्ष। और इसके अलावा हमने वहाँ पे खगोलीय मात्रक को जाना, माइक्रोन एंगस्ट्रॉम के बारे में समझा। तो इसी प्रकार से सब चीज़ें हम पुराने वीडियो में समझ चुके हैं। तो किसी भी बच्चे को देखना हो कि पुराने वीडियो में ने क्या बताया, तो वो जाके पुराना वीडियो देख ले। तो इसके कुछ मात्रक और मापन के कुछ टॉपिक रह गए हैं जो कि हम इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। तो क्या टॉपिक है थोड़ा समझ लेते हैं। तो आज के बिंदुवार जो है वो द्रव्यमान का मात्रक हम यहाँ पढ़ेंगे। समय के मात्रक कौन से होते हैं, लंबाई और मापन जो है, लंबाई का मापन कैसे करते हैं। तो लंबाई का मापन भी 2 विधियों से करेंगे। तो बड़ी दूरियों का मापन कैसे करेंगे और अल्प दूरी यानी कि छोटी दूरियों का मापन कैसे करेंगे। इसके अलावा बड़ी दूरियों के लिए हमने 4 विधियों का प्रयोग किया। जो पहली विधि थी लंबन विधि, खगोलीय पिंड का आकार ज्ञात करना, प्रतिध्वनि विधि और सोनार विधि। इसके अलावा इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को हम आंकिक प्रश्नों के तहत हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए एक चार्ट बनाया हुआ है द्रव्यमान के मात्रक। तो द्रव्यमान के मात्रकों में यहाँ आपको दिया हुआ है 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है। तो 1 मिलीग्राम 10 की पावर, इसे ये 10 की पावर आएगा 6 और ये 10 की पावर आएगा 3। तो 1 मिलीग्राम 10 की पावर -6 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही ग्राम जो होता है 10 की पावर -3 किलोग्राम के बराबर होता है। एक कैरेट बहुत सारे स्टूडेंट शायद ना जानते हो या जानते भी हों, परंतु इसका हमारे दैनिक जीवन में तो उपयोग है, परंतु ज़्यादातर स्कूल कक्षाओं में बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताया जाता। तो कैरेट क्या है, तो कैरेट को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। ये भी एक तरह का मात्रक है, ये सोने की शुद्धता को बताता है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि भाई शुद्ध सोने का हमें कोई वस्तु बनवा के लेकर आनी है सुनार से, तो हम उसे कहते हैं 24 कैरेट की आप हमें वस्तु बना के दो, यानी कि अंगूठी या फिर कोई और चीज़। तो हम कहते हैं 24 कैरेट जो होता है पूर्ण शुद्ध सोना माना जाता है। जैसे जैसे उसका कैरेट घटता जाता है, यानी 23 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, तो उसमें अशुद्धियाँ बढ़ती चल जाती हैं, यानी कि कुछ और तत्व उसमें लगाया जाता है। तो वो तत्व कुछ भी हो सकता है, पीतल हो सकता है, जस्ता हो सकता है, चांदी हो सकता है। तो कुछ भी लगाकर हम उसकी अशुद्धता को बढ़ाते हैं और कैरेट को कम करते हैं। तो 1 कैरेट में कितना किलोग्राम होता है, 1 कैरेट में 2 × 10⁻⁻⁴ किलोग्राम होता है।
ऐसी आती है बात एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो ये इस परमाणु द्रव्यमान मात्रक को आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए इस मात्रक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उनके द्रव्यमान को मापने के लिए, व्यक्त करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक का। तो एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को हम 1 AMU लिखते हैं और इसका जो मान होता है 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ये छोटे मात्रक थे, तो कुछ बड़े मात्रक भी हैं। बड़े मात्रक में क्विंटल, मैं कुछ खास ही आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, जो खास हैं जो हमें जानने चाहिए। तो बड़े मात्रकों में क्या होता है, एक क्विंटल बहुत बड़ा वेट हो जाता है, जैसे कि 100 किलो के बराबर होता है। एक क्विंटल 100 किलो के बराबर होता है। 100 किलो का जब आप एक साथ रखते हो कोई पिंड या कोई कुछ वस्तु, तब वो एक क्विंटल कहलाती है। इसके अलावा एक मीट्रिक टन जो होता है वो 1000 किलो के बराबर होता है। और जब 1000 किलोग्राम हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा, 10 क्विंटल हो जाएगा, क्योंकि एक क्विंटल में 100 किलोग्राम थे। ऐसी ये एक यूनिट आती है 1 CSL। तो CSL क्या है, शायद अभी तक किसी को नहीं पता होगा, तो CSL में बता देता हूँ। इसे कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। क्या कहते हैं, चंद्रशेखर लिमिट। क्या चीज है चंद्रशेखर लिमिट? ये भी द्रव्यमान को मापने की इकाई है, द्रव्यमान को मापने का मात्रक है। परंतु ये यूज कहाँ होगा, कहाँ इसको प्रयोग किया जाएगा? ये प्रयोग किया जाएगा खगोलीय पिंडों के केस में। खगोलीय पिंडों की जब हम बात करेंगे तो ये वहाँ काम करेगा, यानी कि जब हम सूर्य की बात करेंगे, जब हम चंद्रमा की बात करेंगे, जब हम पृथ्वी की द्रव्यमान निकालने की बात करेंगे, या फिर हम और ग्रहों के द्रव्यमान निकालने की बात करेंगे, तब इस चंद्रशेखर लिमिट को वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक चंद्रशेखर लिमिट कितनी होती है, सूर्य का द्रव्यमान जितना भी होगा उसका 1.4 गुना होती है। यानी कि जो सूर्य से बड़े पिंड हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो कि सूर्य से भी बड़े हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रहों से सबसे बड़ा है सूर्य, और कई गुना बड़ा है। ठीक है, कई 100 गुना बड़ा है। ठीक है, तो उस हिसाब से तो सूर्य से बड़े पिंडों का जब हमें द्रव्यमान मापना होता है, तब हम इस चंद्रशेखर लिमिट का प्रयोग करते हैं, तो जो कि 1.4 सूर्य का द्रव्यमान के बराबर होती है। तो इसके अलावा आते हैं हम समय के कुछ मात्रकों के ऊपर। तो समय के मात्रक क्या होते हैं? समय के मात्रक में 1 मिलीसेकंड जो होता है 10⁻³ सेकंड के बराबर होता है। 1 माइक्रोसेकंड 10⁻⁻6 सेकंड के बराबर होता है। 1 नैनोसेकंड 10⁻9 सेकंड के बराबर होता है। पिकोसेकंड 10⁻12। और शेक एक नई राशि है, ये आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत कम बताई जाती है, ये भी आपको के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आप किसी पिंड का आवर्तकाल पिकोसेकंड में बताइए। ठीक है, कोई फॉर्मूला दे देंगे, फॉर्मूले में से आपसे कहेंगे आवर्तकाल निकालिए, और उस आवर्तकाल को निकाल कर आप सेकंड में ना बताकर नैनो सेकंड में बताइए, या पिको सेकंड बताइए, शेक में बताइए। तो शेक कितना होता है, 10⁻⁻8 सेकंड। ऐसे ही होता है सौर दिवस। पृथ्वी एक दिन में सूर्य के चारों ओर, ये मानते हुए कि सूर्य स्थिर है, उसके चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसे हम सौर दिवस कहते हैं। एक सौर वर्ष क्या होता है, ऐसी पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में चक्कर लगाती है तो उसे हम कहते हैं एक सौर वर्ष। एक सौर वर्ष में चली गई दूरी को, चक्कर नहीं, चली गई दूरी को हम सौर वर्ष कहते हैं। और सौर वर्ष कितना होता है, 365.25 मध्य सौर दिवस के बराबर होता है। आती है बात फिर चंद्रमास की। चंद्रमास को हम कहते हैं लूनर मंथ। लूनर मंथ इसे सोलर डे बोलेंगे, सोलर डे। तो ये सोलर डे जो होता है लगभग 24 घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है, लगभग 24 घंटे के बराबर होता है सोलर डे जो होता है। ऐसी सौर वर्ष हो गया, तो ये सोलर ईयर हो गया।
तो 16 ईयर हमने बता दिया कितना होता है। चंद्रमास यानी कि लूनर मंथ जो होता है, तो एक चंद्रमास बराबर 227.3 दिन, यानी कि 27.3 दिन का एक चंद्रमास होता है। ठीक है, यानी कि जैसे पृथ्वी पर 30-31 दिन का एक महीना होता है, इसी प्रकार चंद्रमा पर 27.3 दिन का एक महीना होता है। तो आइए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट हम देखते हैं अब इसमें जो हम बात कर रहे थे कि लंबाई का मापन हमें करना है, तो लंबाई के मापन के लिए जो छोटी दूरियां होती हैं वो लगभग नाप ली जाती हैं। जैसे कि मान लो एक छड़ है और छड़ का आकार में मापने की कोशिश करो, तो छड़ का आकार में साधारण मीटर पैमाने से भी माप सकता हूँ, परंतु बहुत बड़ी दूरियां जैसे कि हमारा सूर्य कितना दूर है, या फिर चंद्रमा कितना दूर है, या फिर और तारे कितना दूर है हमारी पृथ्वी से, तो वो नापने के लिए हम लंबन विधि का प्रयोग करते हैं। लंबन विधि को बोलते हैं पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड, तो लंबन विधि को क्या बोलते हैं? पैरालैक्स मेथड बोलते हैं। तो लंबन विधि है क्या, वो थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। तो लंबन विधि में क्या होता है कि हमने कोई तारा यहाँ पे मान लिया कि कोई तारा, कोई पिंड, खगोलीय पिंड या फिर कह लीजिए तारा, तारे का नाम हमने एस दे दिया। ऐसे आप चौंकिएगा मत, ये सूर्य नहीं है, ठीक है, हमने कोई पर्टिकुलर तारा माना है। तो हम पृथ्वी पर दो बिंदु मान लेते हैं ए और बी, और इन बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक है, काफ़ी अधिक दूरी है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि यहाँ पर एक वेधशाला है यानी कि लेबोरेटरी, और दूसरी लेबोरेटरी हमारी बी पर है। एक जो ए हो सकता है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि जयपुर में जो वेधशाला है वहाँ पर ए है ये, और जो दिल्ली में वेधशाला है वो बी है। तो यहाँ पर प्रेक्षण किया जा रहा है और यहाँ पर प्रेक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो जब हम यहाँ और यहाँ दो बिंदुओं पर, एक जयपुर में वेधशाला में और आपके दिल्ली में वेधशाला में हम प्रेक्षण कर रहे हैं, तब उस स्थिति में खगोल दूरदर्शी से देखा जा रहा है कि तारा कितना दूर है। तो जब हम देख रहे हैं तो ये दोनों रेखाएं जाकर इस तारे पर थीटा कोण बनाती हैं। क्या बनाती हैं? थीटा कोण बनाती हैं। इस थीटा कोण को पैरालैक्स एंगल बोलते हैं, यानी कि लंबन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंबन कोण। थीटा हो गया हमारा लंबन कोण, थीटा हमारा लंबन कोण हो गया। दोनों वेधशालाओं के बीच की दूरी हमने x मान ली, जो यहां से दूरी होगी और यहां से दूरी होगी ये भी बराबर हमने मान ली कि y यहां से होगी और y यहां से होगी। तब इस स्थिति में हम जो बड़ी दूरी का मापन करने वाले थे, यानी कि इस दूरी का हमें मापन करना है, ये दूरी कितनी है, तो इस दूरी को निकालेंगे। तो इस दूरी को कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो इस दूरी को निकालने के लिए हम ये मानते हैं कि ये तारा जो है पृथ्वी से बहुत दूर है, काफ़ी दूर तारा है ये। तो जब तारा बहुत दूर है तो ये कोण जो बनेगा बहुत छोटा बनेगा, क्योंकि जितनी ये दूरी ज़्यादा होगी उतना ही कोण ये छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि तारा है तो तारा कई लाख किलोमीटर पर तारे होते हैं अंतरिक्ष में। तो जब ये कोण थीटा छोटा बनेगा तब हम इस ए बी को, जो दूरी ए बी है ये, इसको चाप मान लेंगे। क्या मान लेंगे? चाप मान लेंगे दूरी को। चाप बराबर ए बी हो गया, और ये जो चाप है वो इस तारे पर, तारे के बिंदु पर पैरेलैक्स कोण यानी कि लंबन कोण थीटा बनाता है। तब इसका सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये हमारा एक सूत्र होता है। तो कोण कितना है? थीटा ले लेते हैं। चाप हमने ए बी मान लिया है, तो ए बी की लंबाई कितनी है? एक्स मान लेते हैं, एक्स हमने दे रखी है, और नीचे ये वाई। हमें ये वाई निकालना है, तो वाई को हम इधर ले जाते हैं ऊपर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, वाई ऊपर चला जाएगा और थीटा नीचे आ जाएगा। तो वाई इक्वल टू एक्स अपॉन थीटा। तो इस सूत्र से इन दो लेबोरेटरीज की यानी कि वेधशालाओं की दूरी को मापकर और इस थीटा कोण का मापकर हम इस दूरी का, तारे की पृथ्वी से दूरी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक स्थिति हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब बात आती है कि ये
हमने थियोरेटिकल ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे इसकी दूरी हम इस प्रकार से माप लेंगे, परंतु इस थीटा को मापने में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि ये इतना दूरी पर है तारा कि वहाँ तक जाते जाते ये कोण थीटा जो होता है वो नगण्य के बराबर हो जाता है। नगण्य का मतलब आप जैसे जीरो हो गया हो, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। तो बहुत जब छोटा कोण बनेगा, तो जब कोण ही बहुत छोटा है तो ये फॉर्मूला जो है अनफिट हो जाएगा, थीटा हम माप नहीं पाएंगे। दूरदर्शी के साथ जो हम मापने की कोशिश कर रहे हैं दूरदर्शी से, उससे हम नहीं माप पाएंगे। तो इसके लिए एक दूसरा केस बनाया गया। तो वो केस क्या था वो देखते हैं। तो केस जो बनाया गया वो क्या था, ये कहा गया कि जो S है वो अपनी स्थिति पर है। यहाँ पर हमने तारा ये मान रखा है S, ठीक है। दो बिंदु जो कि हमने मान रखे थे पृथ्वी पर, यानी कि दो वेधशालाएं, वो हमने ऐसी कैसे ही मानी हुई हैं, ठीक है। ये दूरी भी हमें x पता है, ये y भी हमने मान लिया दोबारा से। अब हम ये कहते हैं कि क्योंकि ये बहुत दूर है, ये क्या है, बहुत दूर है, तो हम इस थीटा का मान निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस थीटा की वैल्यू इतनी छोटी होगी कि हमें पता ही नहीं चल पाएगा अपनी दूरदर्शी की सहायता से कि ये थीटा है कितना। तो इस थीटा के मान के मापन के लिए हम इसके बिल्कुल सीध में, यानी कि ऊपर की ओर, एक तारा S' ले लेते हैं। हम कहते हैं कि ये इस तारे के समान ही दूसरा तारा यहाँ पर स्थित है, जो इसकी बिल्कुल सीध में है, और इस सीध की वजह से ये जो तारा है वो इस जगह पर, यानी कि इसको मिलाने वाली और इसको मिलाने वाली रेखा के बीच में कोण θ1 बनाता है। हम ये मान लेते हैं। ऐसे ही हम दूसरी स्थिति में भी यही करते हैं। यहां भी हमने S' मान लिया, और ये मानते हुए यहां पर भी कोण हमने θ2 ले लिया। यहाँ कोण θ1 बनता है, यहाँ कोण θ2 बनता है। तो इस स्थिति में जो ये बहुत छोटा नगण्य कोण बन रहा है, इसका मान जो हो जाता है वो θ1 प्लस θ2 हो जाता है। θ1 प्लस θ2 हो जाता है। और हमने अभी फॉर्मूला क्या निकाला था समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से हम ले लेते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से y इक्वल टू एक्स अपॉन थीटा, y इक्वल टू एक्स अपॉन थीटा, और थीटा की जगह मैं क्या रख देता हूँ θ1 प्लस θ2। इस प्रकार इन दो कोणों का मान ज्ञात करके हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि बड़ी दूरी हमें तारे तक की पता चल गई, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम, अब हमें जो ज्ञात करना है वो खगोलीय पिंड का आकार ज्ञात करना है। तो खगोलीय पिंड का आकार हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो खगोलीय पिंड किस तरह का पिंड हो गया, जैसे कि मून, मैं कहता हूँ जैसे मून है, चंद्रमा है, ये चंद्रमा है आपका, जो ये बना हुआ है ये आपका चंद्रमा है, ठीक है। कुछ कोन शेप दिखाई दे रही है, बट इसे कंफ्यूज ना हो, ये चंद्रमा है, ठीक है। तो ये हमने चंद्रमा बनाया हुआ है, तो ये थोड़ा सा कम गोल बना है, गोल होना चाहिए, तो ये चंद्रमा है, ठीक है। तो हम चंद्रमा का ये व्यास मान लेते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि ए बी जो है वो चंद्रमा का व्यास है, और जिसका मान हमने d मान लिया है, तो हमने इसका व्यास d मान लिया है, ठीक है। ये चंद्रमा हमारे पृथ्वी पर प्रेक्षक A, ये पृथ्वी बनी हुई है आपकी, ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पर प्रेक्षक A है, यानी कि खगोलीय दूरदर्शी से कोई इस चंद्रमा को देख रहा है। तो जब इसको देख रहा है तो पूरा चंद्रमा इस दूरदर्शी में दिखाई दे रहा है। तो जब ये दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर इस बिंदु पर ये चंद्रमा कोण थीटा बनाएगा, कोण थीटा बनाएगा। ये दूरी हम y मान लेते हैं कि चंद्रमा की इस प्रेक्षक से दूरी कितनी है, y दूरी है। तब इसकी स्थिति में जो ये व्यास होगा, क्योंकि दूरी बताया था पिछले वाले उसमें कि लंबन विधि जब हम प्रयोग कर रहे थे कि जब दूरी ज़्यादा होती है तो डिस्टेंस जो हमने उधर ली थी कि भाई दो वेधशालाएं थी, दो वेधशालाओं के बीच की दूरी को हमने जो है आपकी वो मान लिया था, जीवा मान लिया था, चाप मान लिया था। तो इसी प्रकार से जो जीवा है, इस जीवा को यानी कि व्यास को मैं
चाप मान लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, इसको चाप मान लेते हैं। तो कोण का सूत्र क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण कितना है थीटा, चाप कितना है AB, और त्रिज्या कितनी है आपकी, त्रिज्या हो गई आपकी ये y। इससे मतलब नहीं है हमारा, इसे व्यास ना कह के आप इसे जीवा कहिए, ठीक है। एक तरह की जीवा टाइप हमने मान ली, व्यास भी है वैसे, हालांकि व्यास जो होता है मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा होती है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं AB/y, और हमें क्योंकि हमें इसका आकार ज्ञात करना था, खगोलीय पिंड का आकार ज्ञात करना है, तो खगोलीय पिंड का आकार जो है हम उसके व्यास को, यानी कि इसे जीवा ना करके इसे व्यास ही कहिए आप, तो इसे व्यास को ज्ञात करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो AB कितना हो गया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इसकी, तो AB कितना हो गया, ये AB बराबर थीटा इंटू वाई। तो इस प्रकार थीटा का मान मापकर और y का मान मापकर, इस y का मान मापकर आप जो है चंद्रमा का आकार ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि व्यास से उसकी हम परिधि निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है। अब आप कहेंगे कि इसमें थीटा नगण्य क्यों नहीं ले रहे हम, लंबन जैसी विधि क्यों नहीं हमने अपनाई, क्योंकि चंद्रमा जो है अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी के समीप है, जो है तारे जो है अन्य तारे वो काफ़ी दूर है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम ये यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हम अगले उस पर आते हैं, जो कि है हमारा प्रतिध्वनि विधि। प्रतिध्वनि विधि क्या है, तो प्रतिध्वनि विधि समझते हैं। तो प्रतिध्वनि विधि, प्रतिध्वनि को बोलते हैं इको, प्रतिध्वनि को हम इको बोलते हैं। प्रतिध्वनि क्या होती है, प्रतिध्वनि से तात्पर्य हमारा ये है कि जब कोई वस्तु जो कि शोर कर रही है, कोई ध्वनि निकाल रही है, जैसे कि गाड़ी का हॉर्न, और सामने एक पहाड़ी है, तो पहाड़ी से टकराकर वो ध्वनि वापस लौटती है, तो उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि, यानी कि हमें वह अपनी भेजी गई ध्वनि ही वापस सुनाई देती है, तो उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। तो मैं एक इसके लिए प्रतिध्वनि विधि के लिए हम प्रतिध्वनि विधि से भी दूरी का ही मापन करेंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि एक बुलेट से, एक बंदूक से एक बुलेट चलाई जाती है, एक बंदूक से एक बुलेट चलाई जाती है, और सामने एक पहाड़ी है, इधर एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी है हमारी, यहां से हमारी जो दूरी है इस पहाड़ी तक की हम S मान लेते हैं कि इस पहाड़ी तक की जो दूरी है वो हमारी S है, ठीक है। तो जब हमने बंदूक से गोली चलाई तो गोली की जो आवाज़ आएगी, साउंड आएगी, ध्वनि की जो ध्वनि हमें सुनाई देगी, वो ध्वनि इस तक जाएगी, यानी कि S दूरी तय करेगी, और फिर पहाड़ी से टकराकर वापस जो जिसने भी यहाँ खड़े होकर गोली चलाई है उसे वापस सुनाई देगी, यानी अपनी गोली चलाई हुई की आवाज़ खुद को ही सुनाई देगी, तो उसे प्रतिध्वनि हम कहेंगे। तो मान लिया हमने कि S दूरी तय करके वो वापस लौटती है, तो वापस लौटती है तो ध्वनि वापस आ रही है आपकी, तो ध्वनि वापस आ रही है तो फिर दोबारा से S दूरी तय करेगी, यानी कि दूरी कितनी तय हो गई, 2S, कुल दूरी कितनी हो गई, 2S। तो ध्वनि जो है वो कुल 2S दूरी तय करती है। माना समय जो इसको लगा वो t सेकेंड लगा, कितना लगा, t सेकेंड, 2S, इसे मीटर ले सकते हैं, किलोमीटर ले सकते हैं, जो भी हम लेना चाहें, ठीक है। तो हमने t मान लिया, इसे सेकंड को भी आप हटा लो फिलहाल, क्योंकि इसमें मात्रक हम अभी नहीं ले रहे हैं। तो t समय लगता है। तो दूरी का क्या सूत्र होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, ये दूरी हमें निकालनी है, ठीक है। तो दूरी कितनी तय की इसने, 2S दूरी। जो ध्वनि की चाल है
उसे हम v मान लेते हैं। कह देते हैं यहाँ पे ध्वनि की चाल कितनी है, ध्वनि की चाल बराबर v, और समय कितना लगा t। तो यहाँ से s की गणना हम कर सकते हैं v इंटू टी बाई 2, यानी कि इस सूत्र की सहायता से ध्वनि की चाल हमें पता होती है, जो कि होती है 330 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 332 मीटर ध्वनि चलती है। ठीक है, और कितने समय में चली है वो समय हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि ध्वनि वहाँ तक गई और फिर वापस आई तो हमें कितना समय सुनने में उसे वापस लगा। तो इस फॉर्मूले से हम पहाड़ी से दूरी पता कर लेते हैं कि कहाँ से गोली चली थी और कहाँ पहाड़ी है, तो उनके बीच की दूरियों पता चल जाती है। इसे कहते हैं प्रतिध्वनि विधि। तो ये भी लंबी दूरियों के लिए किया जाता है। मिनिमम इन दोनों के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, 17 किलोमीटर होनी चाहिए दूरी। ठीक है, सोनार विधि, ये सोनार विधि आपको दिख रहा है, सोनार विधि। तो सोनार विधि पे काम करते हैं। तो सोनार विधि क्या है? सोनार विधि भी समान रूप से प्रतिध्वनि पर कार्य करती है। किस पर करती है? प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर ही कार्य करती है कि ध्वनि जाएगी और वापस लौटेगी। तो प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर जब कार्य करेगी तो हम ये मान लेते हैं कि ये समुद्र है और समुद्र में यहां कहीं कोई पनडुब्बी है, यहां कोई हमने पनडुब्बी मान ली। क्या मान ली? पनडुब्बी हम मान लेते हैं। एक हमने पनडुब्बी यहाँ पे मान ली। ये मछली ऐसा लग रहा है क्योंकि मुझे जैसा बनाना है मैंने बना दिया। तो पनडुब्बी है हमारी, या फिर बड़ी मछली भी मान सकते हो। ठीक है ना, वेल टाइप की मछली मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि यदि यहाँ पे एक सपोज करो कि एक जहाज चल रहा है, मैं एक जहाज बस ऐसे ही बना देता हूँ कि जहाज चल रहा है यहाँ पे। तो जहाज है, तो ये जहाज है पानी का जहाज समुद्र में चल रहा है। तो नीचे मान लो कोई बड़ी व्हेल मछली है या फिर पनडुब्बी है। तो जहाज का जितना हिस्सा ऊपर निकला होता है उससे ज़्यादा हिस्सा समुद्र के अंदर भी डूबा होता है। ठीक है, काफ़ी हिस्सा समुद्र के अंदर डूबा होता है। तो उस डूबे हिस्से की वजह से ये समुद्र के काफ़ी नीचे तक तैरता हुआ चलता है। तो यदि कोई नीचे पहाड़ी वगैरह आ जाए, जैसे कि सपोज करो कोई पहाड़ी आ जाती है, इस तरह की हमने अभी पहाड़ी बनाई थी, ये पहाड़ी आ जाती है, तो समुद्र के जो नीचे इसका हिस्सा है तो वो इससे टकराकर टूट सकता है। जो कि एक टाइटैनिक जहाज था, जो कि ऐसा कहा जाता था कि टाइटैनिक इस तरह के लोहे का बना है कि वो कभी नहीं टूट सकता। तो ऐसा कथन था वैज्ञानिकों का जिन्होंने बनाया था उसको। तो बट ऐसा नहीं हुआ। टाइटैनिक जो है एक पहाड़ी से टकरा गया और टकराने के बाद में बहुत बुरी स्थिति उसकी हुई। तो हम इस स्थिति में भी हम क्या करते हैं, सोनार विधि का यूज़ करते हैं। सोनार विधि में क्या होता है कि यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, ध्वनि बहुत तेज जो है मात्रा में ध्वनि निकालता है, बहुत तेज़ ध्वनि होती है वो। और वह ध्वनि ये दूरी तय करके, एस दूरी तय करके, मान लीजिए यहाँ पर कोई पिंड है, यहाँ पर यानी कि यहाँ कोई पनडुब्बी है, पनडुब्बी से दूरी जो है वो समुद्र तल की वो एस है। तो जब नीचे समुद्र तक जाएगी और फिर वापस आएगी तो यानी कि इससे दूरी कितनी चल लेगी, वो 2s दूरी चल लेगी, एक बार नीचे जाने में और एक बार ऊपर आने में। तो s दूरी यहाँ चली, s दूरी यहाँ चली, तो कितनी दूरी हो गई? ये हो गई 2s दूरी। और ध्वनि की चाल आप v ले लेंगे। ठीक है, तो v ले लेंगे और समय t हो गया। तो समान फॉर्मूला जो भी मैंने पीछे बताया आपका, 2s इक्वल टू v इंटू टी लगाकर और s इक्वल टू v इंटू टी अपॉन 2 लगा करके हम समुद्र में भी इस चीज़ को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ध्वनि की चाल समुद्र में पानी में जाने के बाद चेंज हो जाती है। तो चाल जो है उस समय पर हम अपने पास से नहीं रख सकते, 332 मीटर प्रति सेकंड नहीं रखेंगे। उस टाइम पे चाल जो है आपको दी जाएगी, क्योंकि वो ध्वनि पानी में जाने के बाद में चेंज हो जाती है, उसकी चाल चेंज हो जाती है। ठीक है, आती है बात अल्प दूरियों का मापन। ये कौन सी दूरियां हैं, बता सकता है कोई? कौन सी दूरियां हैं? अल्प दूरी आप कहेंगे कि अभी आपने कहा था कि भाई एक छड़ की लंबाई नापो, तो ये अल्प दूरी है? नहीं, ये तो सामान्य दूरी है। ठीक है, जो हमारे दैनिक जीवन में हम लोग यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कभी हम कोई वस्तु की लंबाई माप रहे होते हैं, कभी हम कमरे की चौड़ाई लंबाई माप रहे होते हैं। ठीक है ना,
तो ये नॉर्मल दूरियां हैं, ये ना ये बड़ी दूरी में आती ना ये अल्प दूरी में आती। अल्प दूरी में दूरियां कुछ और होती हैं। तो कौन सी होती हैं अल्प दूरियां? अल्प दूरियां होती हैं जैसे कि नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक की लंबाई। तो नाभिक बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, जो कि हम शायद देख भी नहीं सकते, ठीक है। शायद ही माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी पदार्थ बना होता है, जैसे कि मान लो सपोज करो ये मार्कर ही बना हुआ है, तो मार्कर में जितना भी मटेरियल है ये सब पदार्थ है। तो इस पदार्थ में जगह जगह नाभिक है, ठीक है, नाभिक है। तो नाभिक जो होते हैं इतना छोटा होता है वो कि उसकी लगभग ये मान के चलो कि 10 की पावर माइनस के 15 मीटर की कोटि का होता है ये, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो सोचो कितना छोटा होगा, कितना छोटा होगा। तो नापने की बात तो है, पर देखना ही बहुत कठिन है इसको कि कैसे देखा जाएगा। तो बट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसे देख लेते हैं, समझ जाते हैं, कुछ अवधारणा बनी हुई है। तो 10 की पावर 15 मीटर। तो जब इस तरह की दूरियां मापनी हो तब हम अल्प दूरियों के मापन का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आवागाद्रो ने एक परिकल्पना दी। आवागाद्रो एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। आवागाद्रो ने एक परिकल्पना दी कि 1 ग्राम अणु में 1 ग्राम अणु 1 ग्राम अणु यानी कि अणुभार, इसे बोलते हैं अणुभार। 1 ग्राम अणु में 1 ग्राम अणु में आपके n अणु होते हैं और n का मान होता है 6.023 10 की पावर 23। ये होता है n का जो मान होता है वो ये होता है। ये माइनस नहीं है, केवल 23 है, प्लस के 23 10 की पावर 23। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर और भी जो तत्व थे उनकी, या फिर कह लीजिए कि नाभिक का जो है त्रिज्या निकालने के लिए, आकार नापने के लिए एक फॉर्मूला बनाया। वो फॉर्मूला क्या था? इस अणुभार को हम m कह देंगे, यहाँ पे क्या कह देंगे? m से अणुभार को हमने रिप्रेजेंट कर लिया। और जो पदार्थ है, पदार्थ में ग्राम अणु होंगे, तो पदार्थ का घनत्व, एक पदार्थ उन्होंने लिया और उसका एक अणुभार 1 ग्राम अणु, यानी 1 ग्राम कितना होता है आप जानते हो, 1 ग्राम अणु ले लिया उन्होंने और उसको उसमें कहा कि n अणु होते हैं और n की संख्या ये होती है, यानी कि इतने अणु हैं इसके अंदर, इतने अणु हैं इसके अंदर। तो पदार्थ का घनत्व क्या हो गया? पदार्थ का घनत्व इन्होंने मान लिया ये रो बोलते हैं इसको, रो। तो उन्होंने त्रिज्या निकाली, तो नाभिक की त्रिज्या निकाली उन्होंने। तो नाभिक की त्रिज्या के लिए उन्होंने सूत्र दिया इसका, तो हम कहेंगे नाभिक की त्रिज्या। निकालने का सूत्र दिया, सूत्र था R = m/2πn ρ की पावर 1/3। ये इन्होंने सूत्र दिया। इस सूत्र से हम किसी भी छोटे कण की या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि की त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या उस सूत्र से, यानी कि नाभिक की त्रिज्या भी इससे ज्ञात की जा सकती है। बहुत सूक्ष्म अणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या हम इससे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए 2 अंकिक क्वेश्चन करते हैं हम, कि 2 अंकिक प्रश्न देखते हैं कि कौन कौन से इन पर आधारित है, ठीक है। तो एक में दिया हुआ है कि निम्न कोणों के मान रेडियन में लिखिए, कि रेडियन में इन कोणों के मान कितने होंगे। तो इसका मैं हल यहाँ कर देता हूँ। तो हल 1, इसमें कहा होगा कि 1 डिग्री का मान बताइए। तो 1 डिग्री का हमें मान बताना है। तो हम यहाँ देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, 360 डिग्री बराबर 2π रेडियन। तो हम क्या कहते हैं, 360 डिग्री बराबर 2π रेडियन। तो 360 डिग्री का मान 2π रेडियन है, तो 1 डिग्री का कितना होगा? 1 डिग्री का होगा 2π/360, ठीक है, इतना होगा। अच्छा, इसको हम π/180 से π/180 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसका मान निकालेंगे तो हमारा जो मान आता है वो आता है 1.745
इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। इसका जो मान आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप करके देखना, ये आ जाएगा। जबकि आपको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद आती है बी, जो कि कहता है इसमें, इसका बी पार्ट में, ये हमने ए पार्ट सोल्व किया है इसका, अब हम बी पार्ट कर रहे हैं। बी पार्ट में कह रहा है 1 मिनट का मान निकालिए। तो हमें क्या दिया हुआ है, इसको नोट कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो हम इसे इधर ले लेते हैं, इसको इस तरह से लिख देते हैं 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, यानी कि 1 मिनट कितना होगा, 1/60, 1/60। ठीक है, और ये आ गया आपका डिग्री। और 1 डिग्री में कितना था, इतना, तो यानी कि 1/60 मल्टीप्लाई, इसको हम नोट करते हैं क्योंकि 1 डिग्री का मान कितना था, इतना, तो हम ये इसको यहाँ कर देते हैं 2 रेडियन। तो इसका आंसर आ जाता है 2.91। इसको जब आप सोल्व कर लोगे तो आ जाएगा 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। तो आप इसे सोल्व करके देख लेना, ये आपका इतना आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें 1 सेकंड का मान निकालना है, 1 सेकंड का। तो सी ऑप्शन है, हमें निकालना है 1 सेकंड का मान, इसे सेकंड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, वन मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड को इधर लिख लेते हैं, 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, और 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट। और 1 मिनट में 1 मिनट का कितना मान होता है, ये, तो इसको आप रख दो 1/60 मल्टीप्लाई 2.91 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 रेडियन। तो जो इसका मान आ जाता है, इसका जो मान आ जाता है वो आ जाता है 4.85 इनकी 10 की पावर -6 रेडियन। ठीक है, तो इसे आप जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये आप करके देखना, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं। क्वेश्चन बड़ी क्या कहता है ये, पृथ्वी के 2 व्यासत विपरीत बिंदु ए व बी से, पृथ्वी के 2 व्यासत बिंदु, यानी कि पृथ्वी पर हमें 2 बिंदु लेने हैं और हमें कहना है कि ये व्यास वाले बिंदु है, यानी कि पृथ्वी के एक इस सिरे पर और एक इस सिरे पर, इस तरह से हमें बिंदु लेना है। तो हम एक पृथ्वी बना लेते हैं, जैसे कि हम यही बना देते हैं इसकी फिगर। तो हमने 2 बिंदु मान लिए, 2 बिंदु मान लिया, 2 व्यासत बिंदु ए और बी से, ए और बी हमने इन्हें ले लिया। इन ए बी बिंदुओं से चंद्रमा का परीक्षण करने पर, यानी चंद्रमा को देखा जा रहा है। तो यहाँ पे ये वेधशालाएं होंगी, लेबोरेटरी होंगी। तो लेबोरेटरी में दूरदर्शक से, खगोलीय दूरदर्शी जो है उससे हम चंद्रमा को देख रहे हैं। तो चंद्रमा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जब हम इसे देखते हैं तो ये मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक कि हम इसे मिला लेते हैं, इस दूरी को मिला लेते हैं, यानी कि हम चंद्रमा को ऐसे देख रहे हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिला लो, तो ये व्यास कहा हुआ है, तो व्यासत, पृथ्वी के व्यासत ए और बी बिंदु थे। तो इसको हम कुछ दूरी मान लेते हैं, जैसे कि हम डी मान लेते हैं, इसको, इस दूरी को डी मान लेते हैं। और ये पृथ्वी का व्यास दिया भी हुआ है, ये इस डी का मान हमें 1.276 10 की पावर 7 मीटर दिया हुआ है। ये गोल पृथ्वी का एक बिंदु एक छोर पर है और दूसरा बिंदु दूसरे छोर पर है। ठीक है, तो जब हम चंद्रमा का परीक्षण करते हैं तो आंतरिक कोण कितना है, 1 डिग्री 54 मिनट, यानी कि ये कोण थीटा जो दिया हुआ है। तो हमें पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी निकालनी है, यानी कि हमें ये दूरी निकालनी है। ये हम चंद्रमा बोल देते हैं, चंद्रमा है हमारा। तो हमें ये दूरी निकालनी है, चाहे तो ये दूरी निकाल लो, चाहे ये दूरी निकाल लो, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से काफ़ी दूर है। इसी कारण से अभी हमने पहले भी पढ़ा, खगोलीय पिंड का हम आकार निकाल रहे थे, तो हमने कहा कि ये जो ए बी है इसको हम व्यास मान लेंगे, और इन्होंने व्यास कहा भी हुआ है, पृथ्वी का व्यास ये है और व्यासत विपरीत बिंदु ए व बी से, तो व्यास वाले बिंदु हैं, तो ये कितना हो गया, व्यास हो गया। तो कोण का फॉर्मूला क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप कितना हो गया हमारा, जो ये हो गया व्यास, इसको हम चाप मान लेंगे, यानी कि डी अपॉन आपका हो गया त्रिज्या,
ये वाली त्रिज्या, ये त्रिज्या मतलब दूरी यहाँ पे लेनी है हमें। कोण बराबर डी अपॉन आर। तो कोण कितना है, कोण का मान है 1 डिग्री 54 मिनट, ये निकाल लेंगे। डी हमने क्या रख दिया 1.276 10 की पावर 7 मीटर। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में भी हमने पढ़ा था 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 60 और 54 कितने हो गए, तो 60 और 54 हो गए आपके 114 मिनट हो गए, 114 मिनट हो गए। ठीक है, 114 आपके मिनट आ चुके हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड थे, 60 सेकंड। इसको भी कर दो, तो यदि मैं इसका ये हटा देता हूँ तो मेरा मल्टीप्लाई 60 से और हो जाएगा और ये सेकंड बन जाएंगे अब ये। ठीक है, अच्छा, और 1 सेकंड कितने के बराबर होता है, इतने के। ठीक है, तो इसको मैं अभी अगली लाइन में करूँगा 10 की पावर 7 मीटर। तो हमने 114, ये अपॉन में आर भी है यहाँ पे, आर पे, तो 114, थोड़ी सी हमें जगह चाहिए तो मैं आर को ऊपर ले लेता हूँ पहले। तो आर इक्वल टू 1.276 10 की पावर 7 मीटर, और मैं इसे नीचे ले जाता हूँ कहाँ, इसको 114 इंटू 60 सेकेंड, और इस 1 सेकेंड कितना होता है, इतना। तो मैं सेकेंड हटाकर मैं इसे रख देता हूँ 4.85 10 की पावर -6 रेडियन, जो मैंने इसको रख दिया। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता है हमारा 3.84 10 की पावर 8 मीटर। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा आपका। तो जिसको उतारना उतार सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिए हैं। तो यदि चैप्टर आपने पढ़ा है पूरा, पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर इसके क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं हम, तो नेक्स्ट वीडियो आगे आप देखेंगे। थैंक यू।